हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी जो प्रिपेयर है बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको देखे कक्षा 12 का गणित जो एनसीईआरटी है फुल उसका जो चैप्टर है अवयव अर्थात मैट्रिक्स को डिटेल से बताने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, देखिए अवयव क्या होता है, यानी कि उसकी डेफिनेशन होगी हो बताऊंगा, और उसका जो कोष्टक है वो किस प्रकार से लगता है, उसके रूल क्या है, उसका स्तंभ क्या है, उसकी पंक्ति क्या है। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, कंप्लीट जानकारी मैं दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखनी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए समझते हैं आज की वीडियो में। देखिए यह वीडियो जो है अवयव की पहला लेक्चर रहने वाला है, अर्थात इस वीडियो में इंट्रोडक्शन होगा, नेक्स्ट वीडियो में हमारे सवाल चलेंगे। तो आज हम इस वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन करेंगे, कंप्लीट अवयव का रूल, नियम, कायदे, कानून, कोष्टक, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या आप गलती कर सकते हैं एग्जाम में उसको मैं बताऊंगा, तथा क्या नहीं करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट तो देखनी होगी। तो चलिए समझते हैं। पहला आज ही हम समझते हैं, देखिए फल यानी कि अवयव। अवयव यानी कि इंग्लिश से अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स, तो इसकी मैंने डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से लिखी है कि संख्याओं और फलनों के आयताकार। देखिए शब्दों का इस्तेमाल, देखिए आयताकार, यानी कि ना तो इन्हें वृत्त की बोली ना त्रिभुज की बोली। इस लैंग्वेज को बड़े ध्यान से देखना है कि आयताकार व्यवस्थित क्रम को अवयव कहते हैं। तो कुछ शब्दों पर आपको ध्यान रखना है, या तो संख्या हो या कोई ऐसा संबंध हो, वह आयताकार होना चाहिए और एक व्यवस्थित रूप में होना चाहिए। उसी क्रम को अवयव बोला जाता है, अर्थात मैट्रिक्स बोला जाता है। चलिए अब बात आती है तो सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमारा ये कह रहा है अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है या प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो अवयव के अक्षर होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे एक्स वाई जेड या ए बी सी, तो उसमें जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो बड़े अक्षर से लिखे जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए मैं समझा देता हूं। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूं, यानी कि उदाहरण की अगर मैं बात करूं, तो देखिए उदाहरण में क्या होगा, मान लेते हैं मैं ए लिख लेता हूं, बी लिख लेता हूं और ये सी लिख लेता हूं, ऐसे कर देता हूं एक्स वाई जेड, और मैं इसको कह रहा हूं अवयव रूप में लिखिए। तो सबसे पहला काम क्या है, अक्षर हो या फलन के आयताकार। तो पहले आयताकार। अच्छा, पहले इसको लिखने से पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कोष्टक पता हो, यानी कि कोष्टक इसके लिए कैसा लगता है। कोष्टक मैंने बताया ना, ये कोष्टक देखिए इसका इस तरीके से लगता है, ये इस तरीके से लगता है। तो वो पे क्या होना चाहिए, एक आयताकार। यानी कि कोष्टक आप ऐसे भी नहीं लगा सकते, आप वैसे ऐसे भी नहीं लगा सकते। अब बट एक कंडीशन है, अब जो नई बुक आ रही है, क्योंकि जो बच्चों पे पुरानी बुक है उनको उनकी किताब में ये वाला कोष्टक नजर आएगा, बट अगर जो बच्चे कोई नई बुक ले आए हैं तो उसमें कहीं कहीं पर आपको ये वाला कोष्टक नजर आएगा। सही है। चलिए अब बात करते हैं आगे। ये करा आयताकार व्यवस्थित, तो ये तो हो गया कोष्टक। अब हमें ये जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं वो किसमें किस प्रकार भरेंगे। जैसे मान लो ये भरेगा ए, ये बी और ये हमारा सी, ये मान लो एक्स, ये मान लो वाई और ये मान लो जेड। तो इस प्रकार से हमें इन्हें व्यवस्थित करना होता है। बात आती है इसकी, तो इसमें भी वही बिल्कुल सेम, ये ए बी सी एक्स वाई जेड, इस तरीके से हम इन्हें भरेंगे। तो चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर जो ये जो भरे हुए हैं, तो इनको तो कुछ नाम देंगे। तो अगर मैं इनके नाम की बात करूं, देखिए इनकी बात, ये जितने भी भरे हैं तो ये कहलाते हैं प्यारे बच्चों अवयव के अवयव। क्या कहलाते हैं, अवयव के अवयव, यानी कि अवयव के एलिमेंट्स। चाहे मैं इसकी बात करूं और चाहे मैं इसकी बात करूं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात आती है, सर
ये तो सारे जितने भी इसमें उपस्थित हैं वो तो अवयव हैं, और वो अवयव के वो भी क्या है, एलिमेंट्स है, यानी कि अवयव हैं जो इसमें उपस्थित है। अब इनको कुछ ना कुछ तो नाम देंगे भाई। अगर ये ऐसे हैं तो उनका क्या नाम होगा, यानी कि इस तरीके से, चाहे मैं इस कोष्टक की बात करूं या मैं अगर मैं ऐसे कहूं तो इसका भी कुछ नाम होगा। तो चलिए इनका भी कुछ नाम होता है, आपको हम वो समझाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे कहते हैं, देखिए पहले लिखता हूं मैं, अवयव का स्तंभ करो तथा स्तंभ या पंक्ति कर लो। पंक्ति क्या कर लो माय डियर स्टूडेंट, पंक्ति, यानी कि स्तंभ और पंक्ति। अब स्तंभ और पंक्ति क्या होती है पहले ये समझ लो, इन्हें इंग्लिश में भी क्या कहते हैं ये समझ लो, क्योंकि पेपर में जो है देखिए कहीं कहीं अक्सर आपको इंग्लिश में लिखा मिल जाएगा। अगर इंग्लिश में मिल गया और आपने टोटली हिंदी में पढ़ा तो यार प्रॉब्लम हो जाएगी ना, पूरी मेहनत आपकी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। हमें ऐसा तो नहीं करना, क्योंकि मैं आपको नहीं चाहता आप अंधेरे में रहें। मैं आपको हर एक सटीक जानकारी वो देने वाला हूं जो एग्जाम से रिलेटेड होगी, क्योंकि मैं जो है फालतू बकवास कहीं भी नहीं करता, क्योंकि मेरी मजबूरी है केवल आपको पढ़ाना। बस मुझे बकवास नहीं करनी होती है, ना ही मुझे किसी का टाइम वेस्ट करना होता है। तो चलिए करते हैं। अगर मैं स्तंभ की बात करूं और पंक्ति की बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर मैं एक कोष्टक बनाऊं इस तरीके से, क्या बनाऊं, मैंने एक कोष्टक बनाया और इसमें मान लेते मैं कोई एलिमेंट्स रखता हूं, जैसे एक्स वाई जेड रख लिया, और मान लेते मैंने एक दो और ये तीन रख लिए। तो ये जो आपके इस तरीके की पंक्ति है जो क्षैतिज कहलाती है, इसे कहते हैं माय डियर क्षैतिज पंक्ति। क्या कहलाते हैं, क्षैतिज पंक्ति, इसे बोलते हैं क्षैतिज पंक्ति। और ये जो इस तरीके की होती है ये कहलाता है आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी कि आप ये कह सकते हैं मोटा मोटा जो क्षैतिज यानी कि इस तरीके की जो क्षैतिज रेखा होती है उसे पंक्ति बोलेंगे, सही है। अगर इस तरीके की अगर मैं बात करूं यानी कि खड़ी स्तंभ के रूप में, जो जैसे आपने देखा पिलर बोलते होंगे, पिलर कैसे होते हैं, खड़े होते हैं, उसे स्तंभ भी कहते हैं पिलर भी कहते हैं। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर जो ऐसे खड़े होंगे यानी कि ऊर्ध्वाधर को स्तंभ बोला जाता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि आप शॉर्ट में केवल इतना रखेंगे, ये आपकी पंक्ति है और ये आपके स्तंभ है। उम्मीद है जो मैंने इतने बड़े शब्द लिखे थे वो छोटे शब्द करके आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए इन्हें क्या कहते हैं, इनका भी पता हो। अगर मैं पंक्ति को हिंदी में बात करूं, सॉरी इंग्लिश में, तो इसे कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो, यानी कि इस तरीके के रो होते हैं और इस तरीके के क्या होते हैं, कॉलम। क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट, कॉलम, COL, कॉलम, ये होते हैं कॉलम। अगर मैं इनके अक्षरों को लिखना चाहूं तो आपको पेपर में तो इतना बड़ा नहीं लिखना, आपको तो पेपर में केवल आपको एक संकेत ही देना है, हम संकेत ही देंगे। तो चलिए इसमें संकेत लिख लेते हैं। अगर मैं ये देखो, ये आपकी पंक्ति हो गई, तो पंक्ति अगर ये वाली पंक्ति है तो पंक्ति ये भी तो होगी, तो ये भी पंक्ति हो गई, अर्थात मैं कह सकता हूं एक पंक्ति ऊपर एक पंक्ति नीचे। तो ये पंक्ति नंबर कितनी हो गई, 1, और ये पंक्ति नंबर हो गई 2, यानी कि पंक्ति 1 पंक्ति 2, यानी कि रो नंबर 1 रो नंबर 2। अगर मैं इस तरीके की बात करूं तो ये स्तंभ नंबर 1, ये स्तंभ नंबर 2, कितनी हो गई, स्तंभ नंबर 2, यानी कि कॉलम नंबर 2 स्तंभ नंबर 2, और ये हमारा तीसरी हो गई स्तंभ नंबर कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट, 3, कितनी हो गई 3, यानी कि 1 2 3 समझ में आए। स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3। अगर मैं रो की बात करूं यानी कि पंक्ति की, तो 1 2। अब इस कोष्टक के अंदर बात आती है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं या इसको लिखने का क्रम क्या है, यानी कि सब कुछ पता होना चाहिए। तो चलिए पहले हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। या देखिए मैं इसमें थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। अगर आप पंक्ति देखेंगे, पंक्ति यानी कि इसे देखिए आप R कह सकते हैं, यानी कि आप इसे ऐसे ना लिख के सीधा R1 लिख सकते हैं, इसे R1 लिख सकते हैं। अब इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें, इसे R2 लिख सकते हैं, सही है। यानी कि पंक्ति 1 या R1, R1 का मतलब है पंक्ति 1 या रो नंबर 1। अगर मैं पंक्ति 2 की बात करूं तो R2 यानी कि रो नंबर 2। अगर मैं ऐसे बात करूं तो स्तंभ नंबर 2,
या इसे बोल सकते हैं C1 और इसे कॉलम नंबर 2 को बोल सकते हैं C2 और इसे बोल सकते हैं C3। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें मैं बात करूं यानी कि इसमें एक कॉलम पंक्ति या पंक्तियों की संख्या, स्तंभ की संख्या कितनी है। देखिए अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो देखिए थोड़ी सी चीज मैं यहां लिखना चाहूंगा कि अगर मैं कहूं पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, तो पंक्ति की संख्या को ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एम से, यानी कि प्रदर्शित इससे करते हैं। ये कि अगर संख्या निकालनी हो एम से दिखाते हैं। बात आती है कॉलम की, तो कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इसे लिखते कैसे, यानी कि स्तंभ की संख्या का फॉर्मूला कैसे बनेगा, वो चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं। तो स्तंभ की संख्या, अगर मैं स्तंभ की संख्या को दिखाते तो किससे दिखाते हैं? एन से। किससे? स्थान मतलब किससे? स्तंभ की संख्या को एन से। अगर मैं यहां अब बात करूं फॉर्मूले की, यानी कि इसमें फॉर्मूला कैसे निकलेगा, यानी कि इसमें जो है कोटि कैसे निकलेगी, टोटल कोटि कितनी होगी। अब कोटि क्या होती है पहले ये समझेंगे। चलिए पहले हम इसको रफ कर लेते हैं, फिर टोटल समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको रफ कर दूं, उम्मीद है इतनी तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए कोटि समझ लेते हैं। फिलहाल तो मैं इसको मिटा देता हूं, इतना मिटाने के बाद आपको समझाता हूं सारी चीज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी डाउट आपको किसी प्रकार का रहे। देखिए अगर मैं लिखूं आपको आव्यूह, यानी कि आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि, चलिए कोटि लिख देते हैं। अब कोटि की यानी कि कोटि कैसे प्राप्त करेंगे, तो अभी हमने देखा पंक्तियों की संख्या को हम एम से दिखाते हैं, तथा जो स्तंभ है उन यानी कि कॉलम की संख्या को एन से दिखाते हैं। यदि एम और एन की हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपको जो रिजल्ट प्राप्त होगा वही कोटि होगी। समझ में आ गई। चलिए अगर मैं यहाँ एक लिखना चाहूं यानी कि कोटि का फॉर्मूला, इसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके अगर फॉर्मूले की बात करूं तो इसे लिखते हैं पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, और गुणा यानी कि यहां लिखते हैं फिर स्तंभों की संख्या। क्या लिखते हैं? स्तंभों की संख्या। देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो बच्चा नोट्स बनाना चाहे बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूं, अपने नोट्स को बहुत आसानी से बना सकता है। अभी हमने देखा पंक्तियों की संख्या को किससे दिखाया था, हमने एम से दिखाया था, सही है। स्तंभों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने किससे दिखाया था प्यारे बच्चों? एन से। तो स्तंभों की संख्या एम और पंक्तियों की संख्या एम और स्तंभों की संख्या को एन से, बीच में गुणा है तो गुणा। अब चलिए एक हम एग्जाम्पल देख करने के बाद देखते हैं क्या ये हमारा सही है फॉर्मूला या नहीं है। अगर मैं एक फॉर्मूला निकालूं, चलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से एक लिख लेता हूं। अगर मान लो इसमें कोई एलिमेंट्स लिख देता हूं 1 2, मान लेता हूं 5 6, यहाँ लिख लेता हूं 8 और ये 9 लिख लेता हूं। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें पंक्ति कितनी है, रो, यानी कि रो और कॉलम बताएं। अगर मैं इस तरीके की बात करूंगा तो ये आपकी क्या कहलाएगी? R1 कहलाएगी, यानी कि पंक्ति नंबर 1, यानी कि रो नंबर 1। अगर मैं इस तरीके की बात करूं, ये 1 हो गई, ये आपकी क्या होगी प्यारे बच्चों? 2 हो गई। अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो कितनी हो गई? R3 हो गई। और ये कैसे होगी आपकी? C1, ये आपकी होगी C2। अब मैं इसकी जो आव्यूह हमारे पास है, जो कोष्टक के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इनकी कोटि निकालना चाहूं तो कोटि क्या होगी, तो चलिए उसको ही निकालते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप खुद बताएं, मैंने लिखा था पंक्तियों की संख्या को एन से दिखाते, तो एक बार बताएं माय डियर स्टूडेंट, इसमें एम बराबर कितने हैं? एम क्या है? पंक्ति। अब पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 और ये 3, तो कितनी है माय डियर स्टूडेंट? 3। तो समझ में आ गया। चलिए अगर ये समझ में आ गया, बात आती है अगली, यानी कि स्तंभों की संख्या। अगर मैं स्तंभों की बात करूं 1 और 2, यानी कि n बराबर कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट? 2। तो ये समझ में आ गई। अब हम इस फॉर्मूले में चेक करते हैं क्या ये मान सही आएगा या नहीं आएगा।
तो m की वैल्यू कितनी है माय स्टूडेंट 3, तो यहां लिखेंगे 3, उसके बाद गुणा, तो गुणा, उसके बाद है माय स्टूडेंट n, n का मान आप देख रहे होंगे कितना है 2, तो क्या रखोगे 2 यहां रखोगे, और 2 3 दूनी की अगर मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो कितना है कि 3 दूनी 6, तो जो अवयव की कोटि है, कोटि आ गई 6। देखिए कोटि का मतलब ये होता है जो अवयव के बॉक्स के अंदर है जितने भी एलिमेंट्स है वो टोटल कितने हैं, ये आप काउंट करके नहीं, आप मल्टीप्लाई करके प्राप्त करेंगे। यही पूछता है एग्जामिनर, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि किसकी कोटि बताइए, तो कोटि निकालने का तरीका बता दिए। पहले आपको पंक्ति पता हो, आपको स्तंभ पता हो, यानी कि रो और कॉलम पता हो, वो m किससे दिखाते हैं, n किससे दिखाते हैं, वो फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला लगाने के बाद m और n की जो वैल्यू पुट करोगे, जब उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखना अवयव के अंदर उपस्थित जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। देखिए कैसे, अगर यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कितना है प्यारे स्टूडेंट 6 है। आप देखिए क्या इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं या नहीं है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 एलिमेंट्स मिल गए। अब देखिए ये 6 आप लिख तो सकते हैं अलग, कभी कभी एग्जामिनर जो है देखिए माय डियर स्टूडेंट यहाँ लिखवाता है, और यहाँ हमें लिखना भी चाहिए, कायदा तो ये कहता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पंक्तियों की हमेशा संख्या, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है m, यानी कि इसका लिखने का तरीका क्या बताया था अभी, m गुणा n बताया था। तो m की वैल्यू कितनी है 3 गुणा n की वैल्यू कितनी है 2, तो बस आप इतना ही लिखेंगे। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये रूल अवयव में नहीं लगता कि आप यहाँ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करनी है तो आपको अलग फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं इसमें एक स्टार बना के बात लिखवाना चाहता हूं ताकि आपको, क्योंकि कुछ बच्चे देखो ऐसे होते हैं, कुछ तो देखो हो सकता है किसी बच्चों ने पढ़ ली हो, और जो हमारे चैनल पर नए आए हो और नहीं पढ़ा हो और अपना नोट्स बनाना चाह रहे हो और आगे तक कुछ सिक्योर होना चाह रहे हो कि अब ये होता क्या है। क्योंकि देखिए मेरा मानना यह है, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं और अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं आगे तक के लिए और वो नोट्स बना रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आप एक बार वीडियो देख ले कंप्लीट, यार फिर आगे तक को प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। क्योंकि बार बार नोट्स बनाएं, बार बार अपने चेक करें, बार बार अवयव क्या होता है यही काम करते फिरोगे तो यार बड़ी प्रॉब्लम होती है, टाइम वेस्ट होता है, आगे तक को दिक्कत होती है। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं इसलिए मैं डिटेल से बता रहा हूं, और एक नोट्स इसलिए यानी कि आपको एक नोट्स बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं, देखिए आपको लिखवाएंगे यदि, यानी कि मैं एक हिंदी लिख देता हूं, यदि अवयव में, यदि प्यारे बच्चों किसमें अवयव में, यानी कि इस प्रकार के अवयव में पंक्ति तथा, यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों तथा, यानी कि अवयव में पंक्ति तथा फिर क्या बचा आपके स्तंभ, क्या बचा स्तंभ की संख्या, यानी कि स्तंभ की संख्या यदि बराबर हो। माय डियर स्टूडेंट क्या बोला मैंने, यदि अवयव में पंक्ति तथा स्तंभ के मान की संख्या कह सकते हो या इनकी जो है आपस में संख्या क्या हो, बराबर हो या समान हो, बराबर हो या समान हो। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं, अर्थात m और n आपस में क्या हो, बराबर हो, अर्थात m बराबर n हो। तब मुझे बताइए जो कोटि बनेगी वो कैसी बनेगी, भाई आप खुद बताएं। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूंगा यानी कि अगर कोटि निकालूंगा तो बताइए कोटि क्या होगी, कोटि होगी m गुणा n के, m के स्थान पे क्या रख सकते हो n, यानी कि m गुणा m, तो ये m बन जाएगा m स्क्वायर। तो m स्क्वायर क्या बताता है, m स्क्वायर बताता है, अगर मैं इस यहाँ लिख सकते हो कंप्लीट तरीके से, जो बच्चा नोट्स बनाना चाह रहा अवयव की कोटि m गुणा n हो गई, यानी कि m स्क्वायर हो गया। देखिए m के स्थान पर आप n भी रख सकते हो, यानी कि n गुणा n।
उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात समझ में आ गई, तो इस प्रकार का जो अवयव बनेगा वो कैसा अवयव कहलाएगा, वो कहलाता है वर्ग अवयव। कैसा अवयव, वर्ग अवयव। तो मैं लिख दूं यहां कि ऐसे अवयव को वर्ग, क्या लिख सकते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, वर्ग अवयव कहते हैं। तो उम्मीद है मैंने जो आज इंट्रोडक्शन वीडियो के माध्यम से अवयव की डेफिनेशन, उसके कोष्टक, उसके रूल जो बताए हैं समझ में आए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज की वीडियो की शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सवाल कराने की। क्यों, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, थोड़ी सी बस मुझे कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैं लंबी वीडियो नहीं बना पा रहा, नहीं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने की। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। आपको उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यार कोई तो दोस्त होंगे उन्हें शेयर करो, कोई फ्रेंड होगा, फ्रेंडली होगी कि यार कोई तो होगा, शेयर क्या करो, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी थोड़ी सी मेहनत रंग ला सकती है। तो चलिए मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।